दहक। फैमिली कोर्ट का कमरा खचाखच भरा था। आज कुल 10 केस की सुनवाई थी। इधर निरंजन आखिरी कोशिश करना चाह रहा था अपनी गृहस्थी को बचाने के लिए, लेकिन नीलम टस से मज नहीं हो रही थी। वो बस एक ही बात कह रही था, मुझे तलाक चाहिए बस। निरंजन उसे बार बार दोनों बच्चियों की दुहाई दे रहा था, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो तलाक न ले, उसे जिस तरह की भी आज़ादी चाहिए वो देने को तैयार है। उसे लग रहा था मानो रिश्तों जमीन आज बांझ होती जा रही है। बंजर सी धरा पर सैकड़ों नागफनियों ने अपना सिन उठाया है और इनके कंटीले दंश निरंजन का वजूद ही खत्म कर देना चाहते हो। नीलम की नज़र में रिश्ता नपुंसक हो गया था, जिसमें किसी तरह से भी वंशवृद्धि की संभावना नहीं थी। उसे नपुंसक रिश्ते से कहीं गर्माहट नहीं मिल रही थी। वो सोचती थी ऐसे नपुंसक रिश्ते को कांधों पर ढोने से मन, पीठ और कंधे लहूलुहान होंगे। इससे तो अच्छा है उतार फेंको रिश्तों की इस कंटीली जंजीर को और मुक्त गगन में विचरण करने दो उन्मुक्त मन को। छोटी लड़की माँ का साथ दे रही थी, लेकिन बड़ी लड़की को अपनी माँ से घिन हो गई थी। वो बार बार उस मंजर को भुलाने की कोशिश करती तो वो घटना उसे और शिद्दत से याद आती थी, बल्कि यूं कहें कि सिनेमा की रील की तरह से उसकी आंखों के सामने आ जाती थी। बड़ी लड़की संजू पहले भी गली मोहल्ले में, अपने कॉलेज में और पाक गलियारे में कई बार दबी जुबान से अपनी मम्मी और वर्मा जी को लेकर बातें सुन चुकी थी। संजू M.A. फाइनल में पढ़ रही थी, सब समझती थी। उसकी भी शादी की चर्चा गाहे बगाहे चल ही जाती थी। एक आध बार तो लड़के वाले घर भी आए थे, लेकिन पापा को जचा नहीं था, इसलिए रिश्ता नहीं हो पाया था। आम तौर पर संजू अपनी कॉलेज से 3 बजे बाद ही आती थी। छोटी मंजू का तो शाम तक पता ही नहीं होता था। जब भी उसे संजू समय से घर आने की बात कहती तो मम्मी हमेशा संजू को डांट देती थी, खुद तो अपने बाप जैसी हो गई, किसी से मेल मुलाकात नहीं, अब इसको भी अपने जैसा ही बनाना चाहती है। कई बार उसे माँ की डांट भी इसी कारण पड़ी थी। आज कॉलेज में कोई क्लास नहीं थी, सो उसने सोचा वापस घर चलती हूँ। दोपहर के कोई 12 साढ़े 12 बजे होंगे। वो घर आई, घंटी पर अंगुली रख ही रही थी कि उसे लगा दरवाजा खुला ही है। वो धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर आ गई और मम्मी के कमरे की ओर यह बताने के लिए चली गई कि वो आज जल्दी आ गई है, कॉलेज में क्लास नहीं थी। मम्मी के बेडरूम का पर्दा लगा था। जैसे ही उसने पर्दा एक तरफ किया, उसे देखकर चक्कर सा आने लगा। वो दौड़कर अपने कमरे में चली गई, कमरा अंदर से बंद कर लिया और रोने लगी। विचारों के सैकड़ों नाग उसके तन मन से लिपटते से जान पड़े, जो घसीट रहे थे एक अंधी खाई में। खुले मुंह में विषदंत साफ दिख रहे थे, दो नुकीले से, एक माँ और दूसरा वर्मा अंकल। दोनों ही दांतों में इतना विष कि उसका पूरा परिवार विषमय हो जाएगा। रिश्तों के अदृश्य शरीर को डसते ये दंत, बस कुछ ही पलों में रिश्तों का ये शरीर नीला पड़ने लगेगा। सांस धीमी होती जाएगी और फिर धड़कन। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सोचते सोचते उसके दिमाग की नसें फटने सी लगी थी। वो औंधे मुंह बिस्तर में पड़ गई, रोती रही। तभी उसकी मम्मी बाहर से दरवाजा पीट रही थी, चिल्ला रही थी, इतनी बड़ी ऊंट सी हो गई है, ये भी तमीज नहीं कि मम्मी के बेडरूम में दरवाजा खटखटाकर आया जाता है। संजू ने दरवाजा नहीं खोला। थक हार कर नीलम वापस चली गई। अब नीलम को लगा कि बात तो फैलेगी। वर्मा के साथ उसकी बड़ी बेटी ने उन दोनों को प्राकृतिक अवस्था में देख लिया। अब क्या करे क्या ना करे। नीलम को लगा कि ये लड़की भी उसके बाप के तरह ही नीलम की आज़ादी में बाधक है। अगर दरवाजा खोल देती तो आज उसका तो काम तमाम कर ही देती, लेकिन नीलम ऐसा नहीं कर पाई। संजू ने दरवाजा ही नहीं खोली। शाम हो आई थी, बाहर रोड लाइटें जल चुकी थी। संजू को निरंजन की आवाज आई तो उसे लगा कि पापा को सब बता दे, लेकिन कैसे और क्या बताए। ये कि आज वर्मा अंकल और मम्मी बेडरूम में एकदम और कुछ कर रहे थे। अपने पापा से अपनी मम्मी के लिए कैसे बोलती वो, लेकिन उसे आज अपनी मम्मी से पूरी तरह से नफरत हो गई थी। वो धीरे धीरे अपने कमरे से नीचे आई और पापा के पास आकर चिपटकर बस रोने लगी। नीलम यह सब देखकर थोड़ा सा परेशान तो हुई, लेकिन थोड़ा संभल कर बोली, अब क्या नया गुल खिलाकर आई है। दोपहर से दरवाजा नहीं खोल रही थी। संजू कुछ नहीं बोली, बस सुबकती रही अपने पापा के सीने से लगकर। निरंजन कुछ भी समझ नहीं पाया था, लेकिन वो बेटी के सर पर हाथ फेरता रहा। संजू थोड़ा सा संयत होकर मुंह धोकर पापा के लिए पानी का ग्लास लेकर आई। चाय बनाई, पापा को बड़े ही प्यार से चाय ला कर दी।
शाम के कोई 7:30 बजे होंगे तभी बाहर किसी कार के रुकने की आवाज आई। संजू ने देखा कोई लड़का मंजू को कार में घर छोड़कर गया है। जाते जाते मंजू के गाल पर किस भी करके गया है। इतनी बेहयाई, एक तो मम्मी पर गुस्सा आ रहा था, ऊपर से यह मंजू। वो जोर से चीख पड़ी, ये क्या तरीका है छोटी इतनी देर से घर आने का, और वो लड़का कौन था। मंजू अपनी मम्मी की ओर देखकर जोर से चिल्लाई, व्हाट रबिश। इसके दिमाग में ना कचरा भरा पड़ा है। ही इज माई फ्रेंड रोहित, अंडरस्टैंड। फिर संजू की तरफ होकर बोली, समथिंग मोर वन यू आस्क माई ग्रैंड मॉम। पैर पटकती मंजू अपने कमरे में चली गई। निरंजन को भी मंजू का इस तरह से देर से आना और इस प्रकार संजू से व्यवहार जचा नहीं। सो गुस्से से बोले, मंजू व्हाट्स रॉन्ग विद यू, वेयर आर योर टिकट्स। मंजू भी उतनी ही तेज आवाज में बोली थी, पापा डोंट इंटरफियर इन माई पर्सनल लाइफ, आई एम फुली मैच्योर गर्ल एंड वन मोर थिंग, आई एम एडल्ट नाउ। कहती हुई वो ऊपर अपने कमरे में चली गई। निरंजन की स्थिति ऐसी हो गई थी कि काटो तो खून नहीं। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जा आज ये दिन देखना पड़ रहा है। आज पता लगा कि देह की दहक रिश्तों की महक को किस तरह बदमिजाज करती है। देह के दहकते अगारों को रिश्तों की डोर बांध नहीं पा रही है, बल्कि वो तो इस आग में जलकर राख होती जा रही है। माँ तो माँ, अब तो बेटी के भी कदम किसी और ही दिशा में जा रहे हैं। अब क्या करूं, कैसे संभालूं इन सबको। नीलम ने मंजू को भी बिल्कुल अपने जैसा ही बना लिया है। भीतर का पुरुष जाग गया था, आज विद्रोह कर बैठा था अपने शांत स्वभाव से। निरंजन जोर से चीखा, नीलम। नीलम ने भी आवेश में ही जवाब दिया, बहरी नहीं हूं मैं, सब सुनता है, मुझे बोलो क्या बोलना है। तुमने मंजू को इतनी छूट दे दी है कि आज वो अपने बाप से भी, बाप अगर आदम के जमाने का हो तो कोई क्या करे, और फिर मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो। वो अपनी जिंदगी जीना चाह रही है तो गलत क्या है। आजकल अगर लड़की के 2-4 बॉयफ्रेंड नहीं हो तो क्या सोशल स्टेटस रह जाता है उसका। उसने मन ही मन सोचा, इससे पहले कि संजू भांडा फोड़ दे मैं खुद ही निरंजन को बोल देती हूँ, मौका भी है। और फिर वो बोली, हाँ बोलो ना, अब चुप क्यों हो। वर्माजी सही एंड मिस्टर आउटडेटेड उर्फ निरंजन बसु, आई कांट लिव विद यू, आई वांट डिवोर्स। मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ बस अपने हिसाब से, यूं घुट घुट कर नहीं जीना है मुझे। अब तो निरंजन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। जो बात आज तक ढकी थी, दबी थी, वो सामने आ गई थी। हालांकि जितना हो सकता था निरंजन अपनी तरफ से नीलम को हर तरह से संतुष्ट रखने का प्रयास करता था, लेकिन अपनी छोटी सी नौकरी से वो जितनी सुविधाएं जुटा सकता था जुटाता था। लेकिन नीलम को ये सब पर्याप्त नहीं लगता था। वो धीरे धीरे इसी कॉलोनी के वर्माजी की तरफ न जाने किन कारणों से आकर्षित होने लगी थी। एक दिन अनायास ही वो वर्मा के साथ वो सब कर गई जो प्रायः समाज में वर्जित माना जाता है। बातें फैलने से कब रुकती है, मोहल्ले में फैली निरंजन के कानों में भी पड़ी थी, किंतु पर कटे परिंदे की तरह वो फड़फड़ा भी नहीं सकता था, सो चुप रहने लगा था। थोड़ी सी दूरी भी बना ली थी उसने, इसी का फायदा नीलम ने और उठाया। वो पहले से ही जानता था कि वर्मा और नीलम के बीच रिलेशनशिप है। कई बार इस पर तकरार भी हो चुकी थी, लेकिन हर बार निरंजन को चुप होना पड़ता था। वो सोचता था कि घर में जवान लड़कियां हैं, इन पर क्या असर होगा। बस यही सोचकर वो हर बार चुप हो जाता था। लेकिन आज नीलम ने लड़कियों के सामने ही वर्मा के साथ रिलेशनशिप की बात कह दी और तलाक भी मांग लिया। संजू को लगा कि ऐसी मां का अभी गला घोट दूं, लेकिन वो कुछ भी न बोली, बस चुप रही। नीलम ने अगले ही दिन तलाक की अर्जी फैमिली कोर्ट में लगा दी थी। मंजू को लगता था कि अब वो मम्मी के साथ फ्री रहेगी और ऐश करेगी, लेकिन एक दिन फैमिली कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकीलों की जिरह हो रही थी। नीलम के वकील ने कहा कि उसकी मुवक्किल किसी भी बच्चे को अपने साथ नहीं ले जाना चाहती है और न ही गुजारा भत्ता लेना चाहती है, बस केवल तलाक चाहिए, जिसके लिए सफिशिएंट कागज माननीय न्यायालय को बताए जा चुके हैं। वकील की बात से साफ लग रहा था कि संबंधों का आईना अब दरक चुका है, अब शक्ल एक नहीं अलग अलग ही दिखेगी। इधर मंजू को जबरदस्त झटका लगा। उसे पूरी उम्मीद थी कि मम्मी उसे तो अपने साथ ही रखेगी, क्योंकि उसे भी फ्रीडम चाहिए थी और मम्मी को भी। लेकिन मम्मी ने मुझे क्यों छोड़ने की बात कह दी, वो सोचे जा रही थी। इस बात से बेखबर कि जज साहब ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया।
दोनों पक्षों से बातचीत बेनतीजा रहने पर यह अदालत नीलम और निरंजन के विवाह विच्छेद को स्वीकार रखती है और अपने अपने हिसाब से रहने का हक देती है। इन दोनों से दो लड़कियां संजू और मंजू अब पिता के संरक्षण में ही रह सकती हैं, क्योंकि नीलम ने किसी भी बच्चे को साथ रखने से साफ इनकार कर दिया है। लिहाजा ये अदालत दोनों लड़कियों से पूछना चाहती है कि वो पिता के साथ रहना चाहती है या फिर उन्हें नारी निकेतन भेजा जाए। जज साहब की बात संजू ने बड़े ही ध्यान से सुनी और तत्काल बिना कुछ सोच ही जवाब दे दिया, जज साहब मैं हमेशा से ही अपने पापा के साथ रही हूं, मैं पापा के साथ ही रहना चाहती हूं। मंजू के सामने भी अब दो ही विकल्प थे, एक पापा के घर में पापा के हिसाब से रहना और दूसरा नारी निकेतन। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या करे। तभी जज साहब ने फिर से पूछा, बेटा आपका निर्णय क्या है? पापा के साथ जाना है या फिर हम नारी निकेतन भेजें आपको? वो चौंक पड़ी थी, इस बात से उसकी तंद्रा लौट आई थी। उसके सामने एक तरफ निरीह से दिख रहे पिता थे, दूसरी ओर स्वार्थ की मुस्कान लिए मां खड़ी थी। आज पहली बार मंजू को मां अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन वो क्या करे, कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। एक बार जज साहब ने फिर से पुकारा, मंजू आपका क्या निर्णय है? क्योंकि आप बालिग हैं इसलिए ये अदालत जानना चाहती है कि आपका निर्णय क्या है, पापा या नारी निकेतन? बड़े ही असमंजस के बाद उसके मुंह से केवल पापा निकला। अदालत का निर्णय आ गया। आज नीलम मुक्ताकाश में एक उन्मुक्त परिंदा थी, ना बच्चों का मोह ना पति का बंधन। वो विजयी मुस्कान के साथ बिना निरंजन या बेटियों की ओर देखे अदालत से निकल गई। सीधी एक होटल में रूम बुक करवाकर वहीं ठहर गई। उसी रात उसने वर्मा को भी होटल ही बुला लिया था। वर्मा कोई 10 बजे तक रुका और फिर वापस घर चला गया। नीलम ने अब एक 1 रूम फ्लैट किराए पे ले लिया था। कुछ महीनों तक तो उसका किराया वर्मा देता रहा, फिर उसे भी लगने लगा कि वो कुछ भी काम नहीं करना चाहती है। एक दिन उसने नीलम से कहा, देखो नीलम, तुम्हें कुछ काम करना चाहिए, इसी तरह से कैसे काम चलेगा? नीलम बोली, नहीं डार्लिंग, इसी तरह से चलेगा। और हाँ, अब तुम मुझसे शादी कब कर रहे हो ये बताओ? ऐसे ही कब तक रहूंगी मैं? नीलम तुम जानती हो ना, मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, घर परिवार है। हमारी शादी कैसे हो सकती है? व्हाट रबिश, क्यों नहीं हो सकती है? तुम अपनी वाइफ को तलाक दो और मुझसे शादी करो। यह बात सुनकर वर्मा को एक बार तो गुस्सा भी आया, लेकिन अपने गुस्से को बिल्कुल नियंत्रण में रखकर वो आराम से बोला, देखो नीलम, जिंदगी प्रैक्टिकल होने से चलती है। व्यक्ति के लिए परिवार बेहद आवश्यक होता है, उसके बिना वो कुछ भी नहीं होता है। हाँ, परिवार में कई बार रिश्तों में ढिलाई आती है या पुरुष का मन उकता जाता है, वो कहीं बाहर सुकून की तलाश में इधर उधर हो जाता है, लेकिन वो परिवार को नहीं छोड़ सकता है। फिर मैंने भी तो तुम्हारे लिए परिवार को छोड़ा है, उसका क्या? देखो नीलम, मैं नहीं जानता हूँ कि तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच में क्या ऐसी बात थी कि तुम विलग हुई, लेकिन अलग होने का फैसला तुम्हारा ही था, मैंने कभी भी तुमसे नहीं कहा था। इतना कहकर वो नीलम के फ्लैट से चला गया। नीलम के लिए तो यह वज्रपात से कम नहीं था। उसका तो आसमान ही आज टूट गया था। उसे कुछ भी नहीं सूझा। वो तत्काल ही निर्णय कर बैठी, सारे मर्द एक ही जैसे होते हैं, तन के सौदागर, रूप के सौदागर। इस वर्मा के बच्चे को जरूर कोई और मुझसे सुंदर मिल गई है, इसको तो मैं देख लूंगी। उसे रात को नींद नहीं आई। वो पूरी रात करवटें बदलती रही और सोचती रही कि क्या करेगी अब। फ्लैट का किराया अब वर्मा नहीं देगा, कहाँ से लाएगी पैसे? सुबह होते होते वो अपना जरूरी सामान ले रवाना हो गई, एक अनजान सी जगह को। अपने मन की शांति को तलाशती वो ऋषिकेश जा पहुंची। वहां सन्यासियों, साधुओं के साथ अपने मन की शांति को तलाशना चाहा। बहुत जल्दी ही उसे वहां भी लगा कि कई साधु केवल उसके तन के भूखे हैं, वो किसी भी समय मौका देखकर कुछ भी कर सकते हैं। अब तो उसे पूरी मर्द जाति से ही नफरत सी होने लगी थी। ऋषिकेश छोड़कर वो गंगोत्री चली गई। कुछ समय बाद वहां भी मन नहीं लगा, ना शांति मिली। वो बरसों यूं ही भटकती रही, वापस नीचे लौट आई। बनारस के घाटों पर, बनारस के ही एक वृद्धाश्रम में वो रहने लगी थी। 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी बस। वैसे भी उसकी उम्र कोई 55 के पार की हो चुकी थी। कहावत है कि कर्म का और कंकर का कोई अता पता नहीं होता है। एक कंकर गटर में बहता है और एक कंकर का शंकर बन जाता है। नीलम बस यूं ही वृद्धाश्रम में बैठी थी। आज कहा गया था कि एक अमीर घराने की बहू आश्रम में खाना खिलाने को आ रही है।
उसके भी मुंह में पानी आ गया था। बहुत दिनों के बाद दलिया और खिचड़ी के अलावा भी कुछ और मिलेगा। आश्रम की सभी औरतें और बुजुर्ग उसको दिल से आशीष दे रहे थे, तभी वो आ गई। सभी को पंगत में बैठाकर वो अपने हाथों से खाना परोसने लगी। धीरे धीरे वो सभी को परोस रही थी कि अचानक ही वो ठिठक गई थी नीलम को देखकर। हाँ, अपनी ही माँ को देखकर। एक बार तो उसका मन किया माँ को सीने से लगा ले, लेकिन अगले ही पल माँ की करतूतें एक एक कर उसकी आंखों के सामने आने लगी। उसकी आंखें सुलगने लगी थी। तभी एक आवाज ने उसकी तंद्रा को तोड़ी, बेटी मुझे भी दे दे। ये आवाज नीलम की ही थी, शायद वो भी उसे पहचान चुकी थी। जब उसे कोई जवाब नहीं मिला तो वो बस इतना बोलकर वो वहां से बिना खाना लिए ही उठकर जाने लगी। तभी संजू ने कहा, पंगत में से बिना खाने खाए उठकर जाना अन्न भगवान का अपमान होता है। खाना ले लो। और संजू ने उसके लिए पत्तल लगा दी। उसने ऐसे खाया जैसे बरसों से भूखी हो और अपनी पत्तल को ऐसे पकड़े थी मानो कोई छीन ले जाएगा। खाने के बाद वो चुपचाप चली गई। ऐसा लगा देह की दहक से भी बड़ी पेट की अगन हो गई है। इसने किसी को नहीं छोड़ा, सब लील जाती है ये अगन, फिर चाहे यह पेट की हो या देह की। और नीलम अभी भी इधर खाने में मगन थी। दोस्तों, ये कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो का सूचना आपको तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद।